नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत और बांग्लादेश के बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। हुआ कुछ ऐसा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में यहां पर ये ठाकुरगांव करके जिला देखने को मिल रहा है बांग्लादेश के अंदर। इस ठाकुरगांव जिले के अंदर एक उपजिला है रानी संकेल करके। इसी रानी संकेल जिले के अंदर भारत की एक 56 एकड़ की जमीन थी, जिस 56 एकड़ की जमीन को भारत ने बांग्लादेश को दे दिया है। बदले में बांग्लादेश ने भी भारत को 14.68 एकड़ की जमीन जो है वो दी है। हालांकि यहां पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि भारत को यहां पर नुकसान हुआ है, और जो जमीन भारत ने दी है वो सरकारी जमीन ही थी। और इस जमीन के एक्सचेंज की बात 1974 के एग्रीमेंट के अंदर की गई थी, और 50 साल बाद अब ये डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन बांग्लादेश की सरकार ने यह भी कहा है कि और सर्वे किए जाएंगे बांग्लादेश के अंदर, और जब और सर्वे किए जाएंगे 8 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उसके अंदर और इनक्लेव पता लगेंगे जिनको भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्सचेंज किया जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में इनक्लेव का एक्सचेंज 2015 में भी हुआ था और अभी भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये इनक्लेव का डिस्प्यूट क्या है, और क्यों भारत और बांग्लादेश के बीच की बॉर्डर को दुनिया की वर्स्ट बॉर्डर कहा जाता है, इन सारी बातों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर खोले जा चुके हैं। आप बिल्कुल से हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ सकते हो। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर के अंदर जाओगे तो वहां पर आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, जिसके बाद में आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर ये ऑफलाइन सेंटर में हमको बेनिफिट मिलेंगे क्या, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हमको क्या फायदे होंगे, और ऑफलाइन में तो इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वाई ओनली अनअकैडमी। इन सारी चीजों को मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले यहां पर इशू देख लेते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में इशू क्या है। देखो, भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर को दुनिया की वर्स्ट बॉर्डर में से एक माना जाता है, क्योंकि यहां पर भारत के अंदर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर फिर भारत है, और फिर भारत के अंदर फिर बांग्लादेश है। अब आप कहोगे ये क्या कह रहा है। देखो, ये भारत और बांग्लादेश के बीच की बॉर्डर वाला इलाका है, और ये बांग्लादेश के अंदर है ना? ये एक एग्जाम्पल है। ये बांग्लादेश का एरिया है। इस बांग्लादेश के एरिया के अंदर फिर ये इंडिया की जमीन आ गई, फिर ये भारतीय जमीन में फिर बांग्लादेश की जमीन आ गई, और फिर ये बांग्लादेश की जमीन है ना, इसके अंदर ये रेड कलर की जमीन देखो, ये फिर भारत की जमीन है। बांग्लादेश पूरा एरिया, उसके अंदर इंडिया का एक इनक्लेव, फिर इंडिया के अंदर फिर बांग्लादेश का इनक्लेव, फिर बांग्लादेश के अंदर वापस इंडिया का इनक्लेव। ये इनक्लेव क्या होते हैं, आपने आइलैंड सुने, आइलैंड, समुद्र के अंदर आइलैंड होते हैं। ठीक उसी तरीके से दो देशों के बीच में इनक्लेव देखने को मिलते हैं। जैसे ये बॉर्डर है, मान लो इंडिया और बांग्लादेश की, मान लो इधर इंडिया है और मान लो इधर बांग्लादेश है, तो ये बांग्लादेश के अंदर अगर एक एरिया ऐसा है जहां पर इंडिया की जमीन है, तो इसे हम इनक्लेव कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में नगोर्नो काराबाग को भी देख सकते हो, तो वो भी एक तरीके का इनक्लेव हुआ करता था। ठीक उसी तरीके से ये भी इनक्लेव है। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में से कई सारे इनक्लेव देखने को मिलते हैं, जिसके कारण से यहां पर बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो काफी खतरनाक हो जाता है, और इसी वजह से भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर दुनिया की वर्स्ट बॉर्डर में से एक कहलाती है। ऐसी कंडीशन में इन इनक्लेव को एक्सचेंज करना जरूरी है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों जरूरी है। देखो, भारत की ये जमीन बांग्लादेश में है, ऐसी कई सारी इनक्लेव हैं बांग्लादेश में, इनका कोई काम ही नहीं रह जाता, क्योंकि ये भारत के कंट्रोल में ही नहीं रहती। ये ऐसा समझो कि समुद्र के बीच में एक आइलैंड है। अब भारत की अथॉरिटी बांग्लादेश के अंदर जाएगी, तो यहां पर चेक पोस्ट वगैरह है, सारी चीजें चेक वेक करानी पड़ेगी, फिर वहां जाएंगे और छोटी सी जमीन को मैनेज करेंगे, फिर वहां से वापस बांग्लादेश लग जाएगा, फिर चेक पोस्ट है। ऐसी कंडीशन में इस इनक्लेव को मैनेज कर पाना काफी मुश्किल होता है, और फिर इन इनक्लेव के अंदर रहने वाले लोग ना तो भारत के रह गए ना बांग्लादेश के रह गए, क्योंकि यहाँ पे कोई पुलिस सिस्टम नहीं, कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीमें वगैरह भी काम नहीं करती, कैसे डिलीवर करें वहां पर जाके। ऐसी कंडीशन में लोग जो है यहाँ पर परेशान होते रहते हैं। वो एक तरीके से नो मैंस लैंड के अंदर रहना है, जहां पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी उनकी सरकार नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्रिमिनल वगैरह भी यहां पर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है।
ऐसी कंडीशन में क्यों ना ऐसा करें कि यहां पर भारत के अंदर जो बांग्लादेश के इनक्लेव है और बांग्लादेश के अंदर जो भारत के इनक्लेव है, बांग्लादेश के अंदर भारत के इनक्लेव बांग्लादेश को दे दिए जाए ताकि ये पूरा रीजन बांग्लादेशी हो जाए और वहां के जो नागरिक हैं उनको भारत ले आया जाए, और ये जो बांग्लादेश के इनक्लेव हैं ये भारत को दे दिए जाए ताकि ये पूरा रीजन भारत ही हो जाए। ऐसी कंडीशन में बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा ना, सेफ हो जाएगा। यही चीज को ध्यान में रखते हुए इनक्लेव को एक्सचेंज किया जा रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। पर अब सवाल यह आता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में इतने सारे इनक्लेव बने कैसे। इसकी दो अलग अलग कहानियां हैं। पहली कहानी है लगभग 1 शताब्दी पुरानी। यहां पर आप देख सकते हो ये रंगपुर दिखाई दे रहा होगा और ये कुछ बिहार वाला रीजन दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा रीजन ही बंगाल हुआ करता था एक समय पे। बांग्लादेश भी बंगाल था, हमारा वेस्ट बंगाल भी बंगाल था, बिहार उड़ीसा वाला रीजन भी बंगाल के अंदर ही हुआ करता था। ऐसी कंडीशन में ये जो बंगाल था, इस बंगाल वाले रीजन के अंदर पहले कोई अलग से स्टेट कंट्री वगैरह तो बनी नहीं थी। उस समय पर छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस हुआ करती थी। तो कुछ बिहार के अंदर वहां के राजा थे और रंगपुर के अंदर अपने राजा थे। ये लोग आपस में चेस का गेम खेलते थे और चेस के गेम में जमीन को दांव पे लगाते थे। ऐसी कंडीशन में दोनों ने अपने अपने एरिया की छोटी छोटी जमीनें दांव पे लगाई हुई थी, जिसके कारण से रंगपुर के अंदर कई सारे कुछ बिहार को छोटी छोटी जमीनें मिल गई थी। वहीं जो कुछ बिहार ने अपनी जमीनें दांव पे लगाई और रंगपुर जीता, तो फिर कुछ बिहार में छोटी छोटी रंगपुर की जमीन हो गई। फिर पार्टीशन हुआ, एक रीजन बंगाल में आ गया, एक रीजन भारत में आ गया। अब जब ये चीज हुई तो ये जो इनक्लेव है ये एक्सचेंज करना भूल गए रेडक्लिफ, जिसके कारण से ये इनक्लेव की कंट्रोवर्सी उभर के आ गई। क्योंकि रंगपुर बंगाल को मिल गया, बांग्लादेश को मिल गया, कुछ बिहार भारत को मिल गया, पर रंगपुर की ये जो जमीनें हैं ये तो भारत में रह गई ना, जो कि किसकी है, बांग्लादेश की है। ऐसी कंडीशन में इनक्लेव के इशू उभर के आए। यहां पर एक और इशू ये भी है कि कूच बिहार के ऊपर अटैक किया था मुगलों ने। कूच बिहार हार गया था उस युद्ध में। तो मुगल ने कहा था कि 1/3 कूच बिहार की जमीनें मुगल टेरिटरी में आएंगी। तो कूच बिहार ने मुगल को पूरी ऐसी कैसी टेरिटरी नहीं दी। ऐसा नहीं किया कि कूच बिहार है, ये मुगल की टेरिटरी है तो कूच बिहार की 1/3 टेरिटरी दे दी, बल्कि कूच बिहार ने दिमाग से काम लिया। उसने क्या किया, अपनी कंट्री के अंदर मतलब अपनी ही स्टेट के अंदर छोटे छोटे इनक्लेव दे दिए 1/3 टेरिटरी के रूप में। ऐसी कंडीशन में इनक्लेव जो है वो इस रीजन के अंदर बन गए। और यही इनक्लेव जो है जब रेडक्लिफ ने बॉर्डर को विभाजित किया तो उस समय पर इनका ध्यान रहना छूट गया क्योंकि बहुत जल्दी थी। इस कारण से इंडिया बांग्लादेश के बीच में इनक्लेव जो है वो उभर के आए। अब 1947 के अंदर बांग्लादेश था नहीं, 1947 के अंदर इधर इंडिया था। ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और ये वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। मतलब ये वाला रीजन जो है वो पाकिस्तान ही था और ये इनक्लेव के इश्यूज उभर के आ रहे थे। ऐसी कंडीशन में 1958-59 के अंदर इन इश्यूज को रिजॉल्व करने का प्रयास किया गया, जहां पर नून नेहरू अकॉर्ड हुआ था, जहां पर बेरूबारी यूनियन का भी इशू उभर के आया। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ टेरिटरी को एक्सचेंज किया था। भारत ने कुछ टेरिटरी उस समय पे पाकिस्तान को दी थी। जब भारत ने कुछ टेरिटरी पाकिस्तान को दी तो सवाल ये उभर के आया कि क्या भारत के एग्जीक्यूटिव यानी कि कोई प्रधानमंत्री किसी और देश को टेरिटरी दे सकता है क्या? क्योंकि भारतीय संविधान को देखें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट आती है, यूनियन टेरिटरी आती है और एक्वायर्ड टेरिटरी आती है। यानी कि भारत जो है वो टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है। आर्टिकल 2 के अंदर भी यही चीज कही गई। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया कि पार्लियामेंट किसी और टेरिटरी को ले सकती है और एक नए राज्य की स्थापना कर सकती है उन टर्म्स एंड कंडीशन पे जिस कंडीशन को पार्लियामेंट फिट समझती हो। ऐसी कंडीशन में भारतीय संविधान में टेरिटरी को एक्वायर करने के प्रावधान लिखे गए, पर किसी और को टेरिटरी देने के प्रावधान थे ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पे सजेशन दिया था री बेरूबारी यूनियन केस के अंदर कि अगर किसी टेरिटरी को किसी और देश को देना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना होंगे। 1958 के बाद नून नेहरू अकॉर्ड तो हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, बट उसका कोई बहुत फ्रूट निकला नहीं, क्योंकि जस्ट इसी के बाद
ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में इशू उभर के आने लगे। बंगाल नेशनलिज्म जो है वो जागने लगा, जिसके कारण से 1971 का युद्ध हुआ और 1971 के युद्ध के बाद जो ईस्ट पाकिस्तान था वो एक नए देश के रूप में उभर के आया, बांग्लादेश के रूप में उभर के आया। और फिर जो नया देश था उसके साथ में भारत ने सोचा कि क्यों ना इस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। और बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए उस समय पर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 16 में 1974 को। ये इमेज आप देख सकते हो, भारत की प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश के लीडर शेख मुजीबुर रहमान यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर कहा गया था कि जो इनक्लेव्स हैं दोनों देशों के बीच में, इन इनक्लेव्स को एक्सचेंज कर लिया जाएगा। इन इनक्लेव को एक्सचेंज करने के लिए जो एग्रीमेंट था उसको इमीडिएट रेक्टिफाई कर दिया था बांग्लादेश ने, पर भारत ने नहीं किया था। ऐसा क्यों हुआ था? इसका एक बड़ा कारण यह था कि बांग्लादेश के अंदर भारत के इनक्लेव ज्यादा थे। ऐसी कंडीशन में भारत को बांग्लादेश को ज्यादा जमीन देनी पड़ती। लगभग 111 इनक्लेव यानी कि 17,160 एकड़ की जमीन भारत को बांग्लादेश को देनी पड़ती, जो निर्धारित किया था उससे। और भारत को केवल 7,110 एकड़ की जमीन मिलती 51 अलग अलग इनक्लेव के रूप में। भारत को नुकसान था, इस वजह से काफी समय लगा। 41 ईयर्स के बाद 2015 के अंदर इनक्लेव को एक्सचेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट निकाला गया। अब आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्यों? क्योंकि हम टेरिटरी दे रहे हैं, और जब भी हम टेरिटरी देंगे तो फिर क्या करना होगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को पास करना होगा। अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना जहां पर टेरिटरी का लेन देन नहीं है, वहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करने की जरूरत नहीं। पर अगर टेरिटरी किसी और देश को देना है तो वहां पर हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करना होता है। 2015 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इनक्लेव को एक्सचेंज करने की बात कर दी गई थी, पर सारे इनक्लेव एक्सचेंज उस समय पे नहीं हुए थे। और अभी जिस इनक्लेव की बात कर रहा हूं मैं, ये इनक्लेव भी उस समय पे एक्सचेंज नहीं हुआ था। और अभी रिसेंटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बीजीबी की मीटिंग के अंदर इस इनक्लेव को एक्सचेंज किया गया है। अब आप देख सकते हो कि भारत की जमीन कहां थी? बांग्लादेश के अंदर थी। बांग्लादेश का ये ठाकुर गांव है। इस ठाकुर गांव के अंदर रानी संकेल करके ये उपजिला है, और इधर देखो ये है इंडिया वाला रीजन, और ये बांग्लादेश है। मतलब ये बांग्लादेश के अंदर भारत की जमीन थी जिसे हम लोगों ने बांग्लादेश को दिया है। तो इस तरीके से इनक्लेव जो है वो एक्सचेंज किए गए हैं। और भी कई सारे इनक्लेव हैं जो अभी तक एक्सचेंज नहीं हुए हैं और भविष्य में एक्सचेंज होंगे, जिसके लिए बांग्लादेश ने कहा है कि ग्राउंड लेवल पे वो लोग सर्वे कर रहे हैं। और 8 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरीके के इनक्लेव हो सकते हैं, और उस चीज के ऊपर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे जैसे ही खत्म होगा तो और भी इनक्लेव को एक्सचेंज किया जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब जिस जमीन की मैं बात कर रहा हूं ना, इस जमीन को एक्सचेंज करने की बात 1974 वाले एग्रीमेंट में भी की गई थी, और इसे एक्सचेंज किया गया 2024 में। मतलब लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं इस बॉर्डर डिस्प्यूट को रहे हुए, बट अभी तक ये रिजॉल्व नहीं हुआ था। फाइनली ये रिजॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे *10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं है, बल्कि अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर हमारे सेंटर खोले जा चुके हैं। अगर आपको देखना है कि क्या क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है अनअकैडमी के ऊपर, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना।